हेलो फुल्का पार्टी, मज़े में होंगे सब लोग। आज एक नया वीडियो देखने वाले हो, न्यूक्लियस का पार्ट 2। क्लियर, चैप्टर नंबर मतलब सेकेंड लेक्चर न्यूक्लियस का। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं उसको न्यूक्लियॉन बोलते हैं। क्लियर, ZXA प्रोटॉन, नंबर्स ऑफ न्यूक्लियॉन, सब्ट्रैक्ट करोगे तो न्यूट्रॉन मिलेगा। 6s12 का जो टोटल मास था उसका 12th पार्ट किया तो हम लोगों को 1 एटॉमिक मास यूनिट मिला, 1.6609 × 10⁻27 kg। उसके हिसाब से मास स्पेक्ट्रोग्राफ के हिसाब से हम लोगों ने बातें बताई कि आइसोटॉप्स होता है, आइसोटोन, आइसोमर, आइसोबार बताया। चैडविक ने न्यूट्रॉन फाइंड किया था। क्लियर, तो सारा एक्सप्लेन किए। आइसोटॉप्स के मास कैसे कैलकुलेट करने होते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा। बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया था, मतलब एक इंट्रोडक्शन टॉपिक पढ़ लिया था। अब हम लोग आज एक पोर्शन करने वाले हैं जिसका नाम है रेडियस ऑफ, नोट डाउन करना बेटा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? मैंने बोला रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की रेडियस क्या होगी? जनरली बात हम लोग देखने जाए तो न्यूक्लियस की रेडियस इन लोगों ने 2-3 एक्सपेरिमेंट में मिला के उन लोगों ने बताया था कि ये न्यूक्लियस की रेडियस होगी। बट उन लोगों ने कैसे बताया मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, अल्फा स्कैटर और इलेक्ट्रॉन स्कैटर। ये 2 एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं लोग। बट उसमें भी हुआ क्या, मैं एक सिंपल बात बता देता हूँ। हाइड्रोजन ले लो, तो हाइड्रोजन के अंदर न्यूक्लियस की बात करें तो एक प्रोटॉन, सपोज एक न्यूट्रॉन है उसके अंदर फॉर एग्जांपल। अब हीलियम पे आएगा तो थोड़े बढ़ेंगे। क्लियर, जैसे जैसे नंबर एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, हाँ हीलियम, लिथियम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे बेटा ऑब्वियसली उसके साइज बढ़ती जाएगी बेटा, उसकी साइज बढ़ती जाएगी। क्लियर, अब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर ऐड करते जाओगे वैसे वैसे इस न्यूक्लियस की साइज बढ़ती जाएगी। आपको भी पता है न्यूक्लियस की साइज 10⁻15 मीटर तक है। क्लियर, वो उसकी रेंज हुई, मतलब वो उसकी ऑब्वियसली रेडियस हो गई। बट पोर्शन को समझना बेटा, इन लोगों ने देखा कि इसकी जो डेंसिटी थी, आउटर ऑर्बिट में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे वो थोड़े कम होंगे। क्लियर, अंदर की साइड ज़्यादा होते हैं। तो टेक्स्ट बुक में तो नहीं दिया है बेटा, बट मैं थोड़ा आपको बताने जा रहा हूँ कि डेंसिटी वर्सेस उन लोगों ने डिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ किया तो यहाँ तक डेंसिटी उनको कांस्टेंट मिली। डेंसिटी मतलब नंबर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स यहाँ तक कांस्टेंट मिले, उसके बाद कम होते गए। तो ये जो डिस्टेंस था ना, इन लोगों ने इसको रेडियस बोला। दूसरी तरीके से हम लोग समझे बेटा, तो जैसे जैसे नंबर्स ऑफ न्यूक्लियॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बेटा क्या होगा, मैंने अभी आपको बोला कि मॉलिक्यूल्स जो है ना, मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि n बड़ा, p बड़ा, यानी कि a बड़ा, तो वॉल्यूम इसका ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियॉन नंबर। क्लियर, प्रोपोर्शनलिटी एलिमिनेट करेंगे, मतलब वॉल्यूम मतलब क्या होता है बेटा, 4/3 πr³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a। तो यहाँ पे एक रिलेशन इसका बन सकता है कि r³ प्रोपोर्शनल टू द a, यानी कि आगे रिलेशन बना है तो प्रोपोर्शनल क्यूब को सामने ले जाओ तो क्यूब रूट बन जाएगा ना। तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ द नंबर्स ऑफ न्यूक्लियॉन। बेटा आपको ये इक्वेशन मिला बेटा, इस इक्वेशन से हम लोग प्रोपोर्शनलिटी एलिमिनेट करेंगे तो कुछ कांस्टेंट लगेगा बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे R0। R इज इक्वल टू R0 a⁻1/3। हम लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर मिला 1/3। क्लियर, तो वेर R0 की वैल्यू जो है ना बेटा, ये 2 एक्सपेरिमेंट के हिसाब से 1.2 फर्मी मीटर हमारे टेक्स्ट बुक में दे रखी है। कभी कभार हम लोग 1.1 फर्मी मीटर भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। 1.2 फर्मी मीटर या 1.1 फर्मी मीटर हम लोग ले सकते हैं। क्लियर,
मतलब हम लोगों को ये जो इक्वेशन मिला है ना बेटा, आर नॉट इज इक्वल टू 1.2 फर्मी मीटर, तो रेडियस जो मिली है हम लोगों को, राइट, तो हमारे पास ए मालूम है, हम लोगों को ए मालूम होता है, आर नोट मालूम है, तो ऑब्वियसली आर मिल जाएगा। आर मिलने से बेटा उसका वॉल्यूम मिल जाएगा, आर मिलने से उसका वॉल्यूम मिल जाएगा, और जैसे ही वॉल्यूम मिलेगा बेटा ऐसे उसकी डेंसिटी मिल जाएगी। इसकी क्या मिल जाएगी? डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस अभी हम लोग कैलकुलेट में करवा रहा हूं, अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, नियर अबाउट इतनी आती है 2.17 क्रॉस 10⁻², मतलब 2 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे 3 मैं लिख रहा हूं, क्रॉस 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी आई किसकी बेटा? किसकी बोला मैंने? न्यूक्लियस की। आपको वाटर की डेंसिटी मालूम है बेटा? 3। तो कितना टाइम्स भारी हुआ? न्यूक्लियस की डेंसिटी 17, 3, 14। वाटर से कितनी भारी है? ये न्यूक्लियस की डेंसिटी है, ये वाटर की डेंसिटी है। न्यूक्लियस की डेंसिटी वाटर से 10⁻14 टाइम्स बढ़ी हुई बेटा। सोचो इतना पोर्शन ले लो, मतलब पूरा मास जो एटम का है ना, वो पूरा न्यूक्लियस के अंदर है, इसलिए एटम्स के अंदर फ्री स्पेस ज्यादा है और पूरा न्यूक्लियस भरा हुआ है डेंसिटी से ही, बहुत भारी है न्यूक्लियस। मैं आपको बता दूं, 1 चम्मच न्यूक्लियस ले लो और 1 चम्मच पानी ले लो, पानी से न्यूक्लियस बहुत भारी लगेगा बेटा, ये डेंसिटी से पता चल जाता है। दोनों का यूनिट वॉल्यूम मैंने फिक्स कर दिया, तो मास न्यूक्लियस का ज़्यादा होगा। और आप बोलोगे सर आपको न्यूक्लियस को मतलब न्यूक्लियस में से न्यूक्लियन को हटाना पड़ेगा, बाद में चम्मच में रखना पड़ेगा। अब जब हटाते हो ना तो न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता है। ऐसे हटाने की प्रोसीजर ईजी नहीं है बेटा, क्लियर? आप समझ सकते हो, क्लियर? ध्यान से देखना बेटा इस वीडियो को, क्लियर? ये भी एमसीक्यू के लिए लर्न करना है, ओके? जो देखो सबसे पहला कंसेप्ट क्या होगा? V proportional to the A is the not area, it's the numbers of nucleon, proton plus neutron. V is directly proportional to the A. Second one is the R cube proportional to the A, then R is directly proportional to the A raised to 1/3. That means R is equal to R naught A raised to 1/3, where R naught is equal to 1.2 Fermi meter. अब रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम करने से ये वैल्यू याद रखो, 14 टाइम्स भारी होती है, ये भी याद रखो, क्लियर? अब ये कैसे आया ना, वो एक एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में दिया है, उसके हिसाब से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। बट आर नोट की वैल्यू 1.2 फर्मी मीटर या 1.1 फर्मी मीटर लेना, क्लियर? फिर से एक बार, आर इज इक्वल टू आर नोट ए रेस टू 1/3, क्लियर? दिस इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, क्लियर बेटा? अब क्या करना है आपको? स्क्रीन को पॉज कर दो, पूरा लिख लो पहले, उसके बाद ही लेक्चर में आगे बढ़ना। पॉज करो, लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ना। पूरा 1 आवर से लेक्चर 40 मिनट्स का रहेगा बेटा, 20 मिनट्स लिखने में चली जाएगी। मैं ऐसे ही लेक्चर बना रहा हूं आपके लिए, क्लियर? तो साथ में लिखते जाओ, इससे ज्यादा मालूम पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला? स्क्रीन को पॉज कर दो, लिखना स्टार्ट कर दो, ओके? ओके बेटा, तो अब टेक्स्ट बुक निकालो, पेज नंबर 442, वहां पे पहला इलस्ट्रेशन दिया है 13.1। क्या दिया है? मास ऑफ आयन न्यूक्लियस इज 55.85 U. U इज द एटॉमिक मास यूनिट, क्लियर? A इज द 56। फाइंड द न्यूक्लियर डेंसिटी। बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, देखो बेटा मास ऑफ न्यूक्लियस यहां पे दिया है 55.85 U। बेटा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, मास ऑफ न्यूक्लियस दे दिया है। सपोज एक न्यूक्लियन का मास दिया होता तो आपको नंबर्स ऑफ टोटल न्यूक्लियस के साथ मल्टीप्लाई करना होता। यहां पे मास ऑफ न्यूक्लियस दे दिया है,
बट एवरेज या तो ईच दिया होता, तो यानी कि एक का दिया है तो जितने नंबर्स ऑफ न्यूक्लियन होते हैं ना उससे मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि ए से मल्टीप्लाई करना होता है, बट ऑलरेडी दिया है इसमें 56 दिया है। अब आपको वॉल्यूम चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब, तो आपको पहले रेडियस चाहिए ना, तो R इज इक्वल टू R नॉट A रेस टू 1/3। व्हाट इज द R नॉट? 1.2 फर्मी मीटर, फर्मी यानी कि -15। ए की वैल्यू क्या है बेटा? ए की वैल्यू क्या है ये रही 56 रही। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? याद है ना, √2 टाइम्स, देन 2 टाइम्स, देन 4 टाइम्स, देन 8 टाइम्स और मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? अब इसकी जो वैल्यू आएगी उसको कहाँ पुट करना है? 4/3 पाई आर क्यूब, तो 3.14 यहाँ पे जो आए उसका क्यूब करना बेटा। क्लियर? इससे आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट तो मालूम नहीं है बट यहाँ पे कुछ आंसर आएगा। अब क्या करोगे? डेंसिटी, मास, टोटल मास, ओके, टोटल मास अपॉन वॉल्यूम। टोटल मास 55.85 U है, उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1.66 क्रॉस ये भी करना होगा। इसका आंसर यहाँ पे आएगा, ये दोनों की वैल्यू यहाँ रखना, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर? इसका आंसर आएगा 9.27 क्रॉस 10⁻⁻27 kg, और इसका करीबन 4 पॉइंट समथिंग आएगा, वो यहाँ पे लिखना। क्लियर? आपका आंसर ही आ जाएगा 2.29 क्रॉस 10⁻⁻17 kg/m³। क्लियर? कैलकुलेशन तो बेटा आपको भी आता है, आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके बेटा, तो फिर से आपको टोटल मास दिया था, उसको मैंने केजी में कन्वर्ट कर दिया। आपके पास ए था, उस ए से मैंने उसकी रेडियस फाइंड कर ली, रेडियस से मैंने वॉल्यूम फाइंड कर लिया, और मास अपॉन वॉल्यूम किया तो मुझे क्या मिल गई बेटा? डेंसिटी मिल गई। तो आप क्या करो बेटा, फिर से स्क्रीन को पॉज करो, पूरा सम्स कैलकुलेट करके खुद लिख लो। ओके ओके बेटा, तो नेक्स्ट हम निकालते हैं पेज नंबर आपका 464 पे एक्सरसाइज, क्योंकि मैं डेंसिटी वाले सम्स को साथ में कंप्लीट करवाऊंगा बेटा। ओके, तो आपको क्या दिया है? फ्रॉम द R इज इक्वल टू R नॉट A रेस टू 1/3। R इज द रेडियस, R नॉट कॉन्स्टेंट, A इज द नंबर्स ऑफ न्यूक्लियन, सो दैट द न्यूक्लियस मैटर डेंसिटी इज कांस्टेंट। मतलब वो ए के ऊपर डिपेंड नहीं है, आर जो है वो ए के ऊपर डिपेंड है, बट डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, ऐसा प्रूव करना है। सेम फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम ही करना है। तो मास पहले कंसीडर करेंगे, कैसे? सपोज मास ऑफ ईच न्यूक्लियन इज m, एक एवरेज बोल रहा हूं, ईच न्यूक्लियन इज m, तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितने नंबर्स ऑफ न्यूक्लियन होते हैं ना उससे बेटा मल्टीप्लाई करना होता है, राइट? अब बेटा, अब रेडियस वो तो मालूम ही है क्या है, तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, पुट करो आर की जगह R नॉट A रेस टू 1/3 उसका क्यूब, तो 4/3 पाई R नॉट क्यूब, और क्यूब क्यूब रूट हट जाएगा इसलिए ए आएगा। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास है एम ए,
वॉल्यूम है 4/3 πr0³ ए कट हुआ तो 3m/4πr0³। इससे पता क्या चलता है, डेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन ए, क्योंकि ए निकल गया, ए कट हो गया, बस इतना ही है। बट इस सम से हम लोगों को क्या मालूम पड़ेगा पता है क्या, कि आपको आर दिया होगा, आपको ईच न्यूक्लियन का मास दिया होगा, तो आप आर से है ना ए फाइंड कर लोगे। सपोज ए नहीं दिया है तो, ए नहीं दिया है तो, या तो ईच न्यूक्लियन का मास दिया है ना, स्मॉल m इज द ईच न्यूक्लियन का मास, यहां पे वैल्यू पुट कर लो। ए की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, ए की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, डायरेक्टली 4/3 πr0³ मास अपॉन 4/3 πr0³। r0 इज द 1.1 फर्मी मीटर, सभी न्यूक्लियस के लिए सही हो जाएगा और आपका आंसर बेटा आ जाएगा। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो नहीं ले सकते हो बेटा, स्क्रीन पॉज करो और क्वेश्चन को पूरा लिख दो, आराम से करो बेटा, जो जल्दी मत करो। आप क्या करोगे, या तो पूरा लेक्चर देख लो, या तो पूरा लेक्चर कंप्लीटली देख लो, उसके बाद अपनी नोट्स बनाओ, उसमें भी मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट सेकेंड, स्क्रीन पॉज करते जाओ, लेक्चर लिखते जाओ, 1 आवर्स आराम से चला जाएगा। यार मैं ऐसे ही लेक्चर बना रहा हूँ। ओके, तो आप स्क्रीन पॉज कर दो और लिखना स्टार्ट कर दो बेटा। अब देखो बेटा, अब एक हम लोग नया टॉपिक नहीं, मतलब जो लास्ट हमारा जो पोर्शन था पहला लेक्चर में मैंने आपको एक्चुअल में करवाया था, उसी को एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। एग्जाम्पल ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स का मास कैसे काउंट होता है वो बेटा मैंने आपको करवा दिया है, फिर से एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। क्लियर, हमारे टेक्स्ट बुक में जो सम्स है ना उसके बेसिस के हिसाब से रिवाइज भी हो जाएगा। तो पेज नंबर 462 पे हमारी जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में देखो पहले आपको सारा डेटा दिया गया है। ई की वैल्यू 1 मेगावोल्ट, 1 ईयर, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ अल्फा 2He4 यानी कि अल्फा, एन मतलब एवोगैड्रो नंबर, के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, 1U, Mn और Me, सबकी वैल्यू दे रखी है। मतलब पूरी एक्सरसाइज में जहाँ जहाँ हम लोगों को चाहिए वहाँ वहाँ ये सारा डेटा मिलता जाएगा। ओके, तो अभी क्या चाहिए बेटा, अभी करते हैं 13.1, उसमें ए करते हैं। चलो बेटा क्या दिया गया, डेटा लिखो, मतलब डेटा साथ में बनाते जाएंगे, मैं रीड करता हूँ। 2 स्टेबल आइसोटॉप्स ऑफ लिथियम, 3 लिथियम 6 और दूसरा है 3 लिथियम 7। क्लियर, उसका प्रपोजन दिया है, इसका 7.5% है और इसका 92.5% है। क्लियर, ओके बेटा। आगे दोनों का मास भी दिया है, इसका मास 6.01512 U है और इसका मास 7.01600 U है। दोनों मास दिया गया है बेटा। क्लियर, फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम। एटॉमिक मास ऑफ लिथियम बहुत आसान है बेटा, कैसे फाइंड आउट करोगे? अरे बेटा मालूम है सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप बोलो अभी मैं आंसर ला के दे देता हूँ। कैसे बेटा, कैसे दे दोगे? कुछ और नहीं करना है सर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। कितना परसेंटेज? 7.5% यानी कि डिवाइडेड बाय 100 प्लस 92.5 मतलब इसका 7.01600 मल्टीप्लाई बाय 92.5 डिवाइडेड बाय 100, इसका प्लस इसका आंसर आपका यू में आ गया। छोटा सा सम है, कैलकुलेशन करके आंसर रख दो। क्लियर, पार्ट बी क्लियर, पोस्ट करके पहला ट्राई करके आंसर ला दो। ओके, उसके बाद इसका बी पार्ट देखो।
बी पार्ट में क्या है कि बोरोन हैज अ 2 स्टेबल आइसोटॉप्स 5b10 एंड 5b11। दोनों का मास दे रखे हैं बेटा, दोनों का मास है 10.01294 U, उसका मास 11.00931 U, और बोरोन का एटॉमिक मास दे रखा है, बोरोन का एटॉमिक मास दे रखा है इतना है। तो प्रपोजन फाइंड करना है, एबॉर्डेंस मतलब प्रपोजन फाइंड करना है, एबॉर्डेंस मतलब प्रपोजन फाइंड करना है, राइट? कितना परसेंटेज है वो फाइंड करना है। क्लियर? तो हम लोग कैसे करेंगे ये भी मैंने आपको बताया था कि सपोज प्रपोजन ऑफ 5b10 is x percentage, then 5b11 is 100 minus x percentage। अब आपको मास ऑफ बोरोन पता है, क्लियर? एटॉमिक मास तो कैसे करेंगे देखो, x परसेंटेज, इसका x परसेंटेज 10.01294, उसका x परसेंटेज यानी कि x डिवाइडेड बाई 100 प्लस x है ना, ये x है बेटा, देखना बेटा x है, इसको मल्टीप्लिकेशन मत समझना, क्लियर? और 11.00931 का 100 माइनस x डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ पे इसका जो मास है ना कितना है 10.811 U, तो ये दोनों का 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 10.811 मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो ये क्या हो जाएगा 1081.1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 10.01294 x प्लस ये मल्टीप्लाई करो तो 1100.931 माइनस ये मल्टीप्लाई करो 11.00931 x। ओके बेटा, ये प्लस ये प्लस इस साइड जाएगा तो माइनस, ये माइनस इस साइड। देखो एक तो एक काम करते इस प्लस को इस साइड ले दो और कैलकुलेट करो साथ में बेटा, कैलकुलेशन तो आता ही है बेटा आपको। फिर हमारे पास कैलसी होगा, उस कैलसी से हम लोग 1081.1 माइनस 1100.931, इसका आंसर आया माइनस 19.831। 10 माइनस, तो इसका भी आंसर माइनस में आएगा, क्लियर? मैंने इस प्लस को इस साइड ला दिया, माइनस होता था, क्लियर? 10.01294 माइनस 11.00931, तो इसका आया माइनस 0.99637। देख लेना, फिर भी कैलकुलेशन है बेटा। x पीछे x, तो माइनस माइनस कट, अब ये पूरा नीचे जाएगा, डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 19.831 में से डिवाइड करो 19.831 डिवाइडेड बाय 0.99637। ओके बेटा, इतना तो करना आता ही है। इसका आंसर आया 19.90, x की वैल्यू मिली हम लोगों को। इससे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा? सर वो तो जो बोलना है ना वही बोलेंगे हम लोग, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, इतना तो हमें आता है ना बेटा, लिख लो। कैसे? 5b10 का प्रपोजन मिला 19.90% एंड 5b11 का होगा 100 माइनस x, यानी कि 100 माइनस 19.19 करना तो आता ही है। कितना आएगा बताए, एक ऐड करोगे तो 90 हो जाएगा, तो 10.10। 100 डिवाइड 100 माइनस 19.90 करेंगे, मतलब 80 आएगा। ओके 80.10%। क्लियर हो गया ना? ऐसे परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर? एक का मैंने x परसेंटेज एज्यूम कर लिया, तो दूसरे का 100 माइनस x होगा,
टोटल मास मतलब इसका x% इतने का, ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, ये x ये इसके साथ, ये इसके साथ, प्लस इस साइड माइनस, कैलकुलेट, ये x वाला साथ में रखा, डिवाइड हुआ, x मिला, उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी, अपने आप इसका सम्स मिल गया। ओके बेटा, आई होप कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्लियर है ना? तो क्या करो, स्क्रीन पोज करो, पोज, देन अपनी अच्छी वाली नोटबुक्स लिखना स्टार्ट करो। बेटा और एक भी सम दिया है, उस सम को हम लोग सोल्व करते हैं। 13.2 बहुत आसान है, क्लियर, मैं कैलकुलेशन नहीं करवाऊंगा, फिर भी आप कर सकते हो। देखो रीड करो, द 3 स्टेबल, अपनी नोट्स बुक निकालो साथ में रखो, पहले आगे वाला सम्स लिख लिया होगा, ओके, इसके बाद ही ये स्टार्ट करना, क्लियर। 3 स्टेबल आइसोटॉप्स 20 नियॉन 20, 21 एंड 22 दो हैव सबके रिस्पेक्टिव अबाउंड मतलब प्रपोजन दिया है, तीनों परसेंटेज देख सकते हो ना। तो एटॉमिक मास भी तीनों का दिया है, तो ऑब्टेन द एवरेज वैल्यू ऑफ मास ऑफ नियॉन, तो क्या करना है 19.19 जो है डायरेक्टली बेटा आया, क्लियर। नियॉन का मास फाइंड करने के लिए क्या करना है, फिर से 19.99 है, उसका कितना परसेंटेज 90.51 डिवाइडेड बाय 100 प्लस दूसरे का मास 20.99, वो कितना प्रपोजन है 0.27 डिवाइडेड बाय 100 प्लस थर्ड वाला उसका कितना परसेंटेज है 9.22 परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, अपने आप मास मिल जाएगा। यू में कुछ हो नहीं है। अब देखो बेटा एडिशनल एक्सरसाइज इस बार के लिए चली गई है बोर्ड के एग्जाम में, बट अच्छा वाला सम दिया है, पहला ही सम देखो, जस्ट फॉर योर काइंडली इंफॉर्मेशन कि इसमें भी 3 है। मास ऑफ मैग्नीशियम दिया है 24.312, मतलब दे दिया, टोटल मास दे दिया है 12 mg, 24 का मास दे रखा है, 25 का मास दे रखा है, 26 का मास दे रखा है, और उसमें ऐसा लिखा है कि 12 mg 24 इज 78.99%। तो बाकी सबका प्रपोजन फाइंड करो। 12 mg 25 का प्रपोजन है x%, तो बेटा 12 mg 26 का प्रपोजन क्या करेंगे, क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। 100 माइनस x नहीं बेटा, ये दोनों का एडिशन कर लो, है करीबन ये 79 ही हुआ ना, तो 21.01 कुछ हुआ, क्लियर, माइनस x%। 100 माइनस x मत लेना इसको, ये 78.99, ये इतना और ये इतना, अब वो मल्टीप्लाई करना आता ही है ना, ऐसे इक्वल टू टोटल मास दे रखा है, x मिल जाएगा, वो x इसका होगा, इसमें से x सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका मिलेगा, मजा आएगा कैलकुलेशन करने में। ओके, तो ये प्रपोजन वाला पोर्शन बेटा मैंने क्लियर करवाया, क्लियर। एक बार स्क्रीन पोस्ट करके लिखना है तो लिख लो, कैलकुलेट करना है तो कर लो। ओके बेटा, बहुत आसान सम है बेटा, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, भूलना मत, अदरवाइज रह जाएगा, अदरवाइज रह जाएगा, क्लियर। एक अच्छा वाला छोटा सा एमसीक्यू दे रहा हूं, काम क्या करो, एमसीक्यू देने के बाद पोस्ट कर करके आप खुद दाय करो कि मेरा आंसर सही है या रॉन्ग है। हमारे पास करीबन एक एटम है जिसका यहाँ पे एटॉमिक मास 64 एंड वाई एटम है जिसका यहाँ पे ये 64 और 27 जो है वो आपको भी पता चल गया कि वो है एटॉमिक मास, नंबर्स ऑफ न्यूक्लियन। फाइंड द रेडियस ऑफ, फाइंड द रेडियस ऑफ, रेशियो ऑफ रेडियस x एंड y। तो बेटा ये आपको A1 दिया है, ये आपको A2 दिया है, रेडियस फाइंड करनी है,
R is directly proportional to the A raised to 1 by 3, R1 by R2, A1 by A2 whole raised to 1 by 3. What is the A1? 64, 27 का क्यूब रूट, तो 64 का क्यूब रूट 4, 27 का 3. आंसर इज 4/3. बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो. क्लियर? ऐसे एमसीक्यू बन सकता है. आपको एरिया बोले तो एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? एरिया का A1 बाई A2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R1 बाय R2 होल स्क्वेयर. तो R1 बाय R2 क्या मिला? 4/3 का स्क्वेयर, 16/9. पूछा नहीं है, पूछे तो यहां से एरिया और वॉल्यूम बोले तो मैं डायरेक्टली बोल दूं V1 बाय V2 मतलब V प्रोपोर्शनल टू द A, V1 बाय V2, A1 बाय A2. डायरेक्टली भी कर सकते हो. 64/27 या तो इसका क्यूब ले लो क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू द R क्यूब, यही आएगा. पॉज. ओके बेटा, तो यहां तक हम लोगों ने फिनिश किया हमारा रेडियस आइसोटोप्स के जो सम्स है डेंसिटी के, वो सम्स हमने बेटा फिनिश किया. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बाइंडिंग एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं. तो बाइंडिंग एनर्जी से पहले आइंस्टाइन की जो रिलेटिव थियरी थी उसके हिसाब से मास ऑफ एनर्जी जो था वो एक बार पढ़ लेते हैं. और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा अब आएगा बाइंडिंग एनर्जी वाला, क्लियर, उसमें बहुत बढ़िया मजा आएगा. इसका थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है वो समझना है, बस आज के लेक्चर में फिनिश कर देते और कल से बाइंडिंग एनर्जी वाला स्टार्ट करेंगे. क्लियर? तो मैंने क्या बोला? मास ऑफ एनर्जी, क्योंकि आइंस्टाइन ने ये बताया था. ये सबसे पहले रिलेटिव थियरी आपको मालूम है. आइंस्टाइन ने क्या बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट के पास मास होता है उसके रिलेटेड ये E = mc² एनर्जी होती है. क्लियर? इससे बड़े बड़े मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट फाइंड आउट हुए. एटम बॉम्ब बनाया, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, रिएक्टर बनाया, बस इसी थियरी से, रिलेटिव थियरी जो बोलते हैं ना, उसी थियरी से बेटा इन लोगों ने, क्योंकि ये बाइंडिंग एनर्जी है ना, वो बाइंड करके उसको रिमूव करो तो जितनी एनर्जी अंदर पड़ी हुई है दो न्यूट्रॉन के बीच में, और वो मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में होती है, याद रखना. न्यूक्लियस की अंदर की एनर्जी मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में होती है, तो वो एक्सप्लोड होती है. अरे एक न्यूक्लियन नहीं जुड़ते ना, बहुत सारे न्यूक्लियन होते हैं. और हैवी एटॉमिक नंबर में चले जाओ, भारी 79 से आप चले जाओ, वहां पे तो कितने नंबर्स ऑफ न्यूक्लियन होंगे? 146, 156 इतने, और वो सब जुड़े रहते हैं. और जब एक्सप्लोड होते हैं ना, एक एटम की बात कर रहा हूं, ऐसे 1 kg में तो बहुत सारे एटम्स हो गए, और उस एटम में से बहुत सारे नंबर्स ऑफ न्यूक्लियन होंगे. तो उससे पता चलता है कि कितनी एनर्जी एक्सप्लोड होती है. तो उसका डिटेल में स्टडी हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं, बट एक इक्विवेलेंट कैलकुलेशन है वो बेटा मैं आज करवा देता हूं. ओके बेटा? हुआ क्या, रिकॉर्डिंग में लाइट चली गई, थोड़ा लाइटिंग कम हो गया, कोई बात नहीं, रुकेंगे नहीं हम लोग. हमारा जो काम करना है वो कंप्लीट कर लेते हैं. हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, उसमें लिखा है फाइंड द, देखो रीड करो, फाइंड द, क्या लिखा है बेटा? कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस. मतलब मास आपको 1 ग्राम लेना है, उसके इक्विवेलेंट एनर्जी क्या होगी? कुछ नहीं करना है, mc² में वैल्यू पुट करनी है. व्हाट इज द मास? 1 ग्राम. ग्राम को kg में कन्वर्ट करो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ c? 3 × 10⁸, उसका स्क्वायर, तो 9 × 8 का स्क्वायर, 16 - 3 13 जूल. बस ये 1 ग्राम के इक्विवेलेंट इतनी एनर्जी मिलती है. 1 ग्राम मास होता है ना, तो इतनी एनर्जी जनरेट होने की पॉसिबिलिटी है बेटा. तो मैं कंसीडर करता हूं कि इफ मास इज 1 एटॉमिक यूनिट इक्वल टू हाउ मेनी
मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ये हम लोगों ने 1 ग्राम को जूल में किया था, 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो देखो इक्वेशन के हिसाब से 1U मतलब 1 पॉइंट एग्जैक्ट में वैल्यू लेता हूं जिससे थोड़ा कैलकुलेशन हम लोगों को परफेक्ट मिले। 1.6605 है, क्रॉस 10⁻⁻27 और मल्टीप्लाई बाय 3 क्रॉस 10⁸8, उसका स्क्वायर करो। क्लियर? तो इसका कैलकुलेशन जो होता है वो आता है 1.4924 क्रॉस 10⁻⁻10 जूल, इतना आएगा बेटा। इसको ईवी में कन्वर्ट करते हैं। आपको भी मालूम है ईवी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है। 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19। तो इसका जो बेटा आंसर होगा ना, आंसर वो क्या मिलेगा, -19 अब जाएगा, +19, 19 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे 9 मिलेगा, ये डिवाइड करोगे। क्लियर? उससे आपका आंसर मिलेगा बेटा 0.9315 क्रॉस 10⁻⁹9। अब यहां पे 6 लाना है, तो 931.5 इसको बोलते ना मेगा, क्या बोलते हैं, मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। मतलब 1U इज इक्वल टू हाउ मेनी, 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ये सी स्क्वायर है ना, वो डिवाइड हुआ, इसलिए डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर ऐसे लिखेंगे बेटा। MC स्क्वायर ना, MC स्क्वायर इतना हुआ तो सी स्क्वायर डिवाइड हुआ ना बेटा। तो 1U इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर स्क्वायर। ये हम लोगों को बेटा कैलकुलेशन मिला। तो इस तरीके से बेटा हम लोग इस कैलकुलेट कर सकते हैं और आपका हमारा आंसर आ सकता है। क्लियर बेटा? तो हाउ टू फाइंड आउट द 1 ग्राम इक्वलेंट टू मेगा जूल, तो MC स्क्वायर करके आंसर आ जाएगा। और 1U इज इक्वल टू, तो ये याद रखना है, अब ये याद रखना है, हर बार ऐसा कैलकुलेशन बड़ा वाला नहीं करेंगे। हाँ, एग्जाम में पूछा कि 1U इज इक्वल टू हाउ मेनी मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, जो हमारे एग्जाम्पल 13.3 है ना, उसमें आधा सम्स यहाँ तक है, बाद में आधा वाला मैं करवाऊंगा, डोंट वरी। बट सपोज फाइंड आउट करने के लिए पूछे इस तरीके से, तो ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। आज जितने भी सम्स हम लोगों ने कैलकुलेट किए हैं बेटा, आई रिक्वेस्ट आप खुद ट्राई करो, क्योंकि ये सारे कैलकुलेटिव वाले हैं, इसमें इतने ज़्यादा फॉर्मूला याद नहीं रखना है कि जिससे आपको दिक्कत आएगी। याद है ना बेटा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस R0 a⁻⁴। फिर से R इज इक्वल टू R0 a⁻⁴। डेंसिटी का फॉर्मूला 2.3 क्रॉस 10⁻⁻17, अरे +17। वाटर की 10⁻³ होती है, 14 टाइम्स ज़्यादा बड़ी हुई। क्लियर? रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास ऑफ न्यूक्लियस दे दिया है तो कोई बात नहीं, बट ईच न्यूक्लियस दिया है तो देखना होगा ना बेटा, तो देखना होगा बेटा। क्लियर? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। 4/3 πr³ किया था तो ए दोनों साइड कट हो गया था, तो डेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन ए, इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, वो भी आपको मालूम हो गया। आइसोटॉप्स को कैसे कैलकुलेट करना है, जितना प्रपोजन दिया है उससे उसको मल्टीप्लाई करना है। सपोज प्रपोजन फाइंड करना है तो एक को x बोलेंगे, दूसरे को y मत बोलना, 100 - x बोलेंगे। कैलकुलेट करोगे अपने आप x मिलेगा, 100 में से x सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो y मिलेगा। 3 दिया तो 3 की तरह कैलकुलेट करना है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। ओके, तो इसको लिखना बाकी है तो पोस्ट करके लिखते रहना और कल के लिए लेक्चर को वेट में रखना। ओके, इसके बाद दूसरा लेक्चर कल इसी आईडी पे मिलेगा। ओके बेटा, तो हम लोग आज का लेक्चर फिनिश करेंगे। अब कितना बड़ा हो गया सर, बस इतना रखता हूँ ना मैं। ओके, बाय बाय।